Assalamu alaikum. Welcome to another video which is going to be related to chemistry class 10 chapter number 3. Today we are going to discuss stoichiometry and further limiting and non-limiting reactants. First of all, before going towards the numericals related to limiting and non-limiting reactants, we need to understand what is limiting and non-limiting reactants. इसका short question as a whole in terms of definitions भी आता होता है, in terms of comparison भी आता होता है, और इसके अलावा ऑफ कोर्स इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आने के चांसेस हैं ही बहुत ज़्यादा, लाइक प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी इन द केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि इसका कंपैरिजन कैसे आएगा. कंपैरिजन अगर आपको आता है तो ऑफ कोर्स फिर इसका मतलब ये है कि आपको बाकी सब भी इक्वली आता है, क्योंकि वही वाली बातें जो हैं वो फर्दर आप लोग पढ़ते होते हो इन टर्म्स ऑफ डिफिनेशंस. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिट में है, यानी कि एक मखसूस अमाउंट में है, यानी ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट एंड इज़ कंज्यूम्ड एज अ होल ड्यूरिंग द होल रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है. इसके अलावा ये कभी भी एक्सेस में नहीं होता. एज ए नेम इंडिकेट्स लिमिटिंग होता है, तो यानी कि ये एक्सेस में नहीं होता. और इसके अलावा इसकी निशानी, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ड्यूरिंग अ न्यूमेरिकल, ये हमेशा कम अमाउंट ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करता है ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट की ये कम अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, राइट. अगर हम इसके कंपैरिजन में नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की तरफ चलते हैं तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. पहली बात, नॉन लिमिटिंग नाम क्या बता रहा है कि ये एक मखसूस अमाउंट में नहीं होता बल्कि एक एक्सेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है. ये पूरा का पूरा ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर रिएक्शन कंज्यूम नहीं होता. एंड थर्डली, ये ग्रेटेड अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस्ड कर रहा होता है एक प्रोडक्ट को. सही है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल यू हैव टू कंपेयर द रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स. आपको जिसके रिएक्टेंट से कम मोल्स प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जिससे ज़्यादा वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा. नाउ टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन फर्दर डिटेल, लेट्स टॉक अबाउट और लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल. ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल 3.4 ऑफ योर बुक. इसके थ्रू हम लोग बेसिकली अपना जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव टूवर्ड्स दी असेसमेंट्स. 200 grams of zinc were reacted with 200 grams dilute H2SO4, determine limiting reactant and the mass of hydrogen produced. First of all, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जिंक की कितना मास था और H2SO4 का कितना मास था. इजी सीन यहाँ पे ये है कि दोनों का जो मास है वो बराबर है. आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है और आपको मास ऑफ द हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है. बिफोर एनीथिंग फर्दर यू नीड टू सी द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इन मैनी केसेस आपको केमिकल रिएक्शन गिवन होगा पर इन मैनी अदर केसेस आपको नहीं भी गिवन होगा. तो यू नीड टू गेयर अप योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट फॉर योर एग्जाम्स. ठीक है. अच्छा, अब इन दिस केस आपके पास यहाँ पे मास ऑफ जिंक उन्होंने बता दिया. मोलर मास आपको पता है जिंक का. ठीक है, आपने दोनों का इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया. टिल नाउ यू नो द फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. आपके पास आंसर आ गया 3.15 मोल्स. सिमिलरली, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट आपके पास H2SO4 है तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा. यू नो हाउ टू फाइंड दैट आउट. मास आपको गिवन है, दोनों का इस्तेमाल करते हुए आप मोल्स फाइंड कर लेंगे. H2SO4 के भी दोनों को मोल्स आ गए. अब यहाँ पे मोल्स का फ़ायदा क्या होगा? मोल्स का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा आप लोगों को ये है कि अब आप लोग फाइंड कर पाओगे ईजीली दी स्टोइकियोमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन द बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों ने फाइंड करना है हाउ द 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H2. यानी कि आपके पास देखें ये H2 है, राइट, दिस इज H2. अब ये H2 को ये एक H2 ही था और ये एक ही Zn है, यानी कि एक Zn एक H2 बनाने में काम कर रहा है, राइट. अब क्या होगा, एज 1 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H2, दैट मीन्स आपके पास कितने मोल्स ऑफ जिंक है? 3.15 मोल्स है ना. तो 3.15 मोल्स ऑफ Zn विल ऑल्सो प्रोड्यूस 3.15 मोल्स ऑफ H2. क्यों? क्योंकि आपके पास जब दोनों की रेशियो इन द थ्योरेटिकल बेसिस सेम है तो दैट मीन्स कि अगर जब आप इसको यूज़ करोगे इन द टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिकल रिलेशंस तो तब भी दोनों की हमारे पास सेम ही रेशियो आएगी, राइट.
अब हमें यहाँ पे टिल नाउ ये पता चल चुका कि Zn ने कितने मोल्स बनाए H2 के। अब क्या करेंगे, सिमिलरली H2SO4 का भी एक ही मोल है, H2 का भी एक ही मोल है। थ्रू द इक्वेशन, ही हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्रिकल रिलेशन निकालते हैं। अब हम लोगों ने जो H2SO4 के भी रिसेंटली मोल्स फाइंड आउट किए थे उनका इस्तेमाल करना, जो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे दिस वन, ये हम लोगों ने यूज़ करने हैं। अब इनका इस्तेमाल करते हुए अगेन हमारे पास वही रिलेशन आएगा 1 × 2.05। अभी 1 क्यों आ रहा है, 1 की रीज़न ये है कि जो ऊपर हमारे पास जो भी मोल्स फाइनल आंसर में आए थे, अब यहाँ पे तो था ही 1 ना, तो इसलिए कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे 1 ना होता फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे जितने भी मोल्स होते उसके साथ हमारे पास ये वाले मोल्स मल्टीप्लाई हो जाने थे, ठीक है। अब यहाँ पे तो और कोई मोल्स थे ही नहीं, तो इस वजह से जस्ट 1 ही मल्टीप्लाई हुआ और आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2.04 मोल्स ऑफ H2 बने थ्रू H2SO4 एंड 3.15 मोल्स ऑफ H2 बने थ्रू Zn। तो इस हिसाब से हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ जिसने कम मोल्स बनाए हैं, H2SO4, क्योंकि इसने 2.04 मोल्स बनाए हैं। तो अब यहाँ से जो मोल्स हमारे पास H2 के बनेंगे वो एक्चुअल मोल्स होंगे, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और हम उन्हीं का ही इस्तेमाल करते हुए मास फाइंड कर लेंगे। कैसे, मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास H2 का 2 होता है, 2.04 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास मास आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप था कि आप लोगों ने फाइंड करने हैं masses ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स, सॉरी मोल्स फ्रॉम द ऑफ द बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स थ्रू द masses। एक का भी मास गिवन था, दूसरे का भी हमारे पास मास गिवन था, ठीक है। दोनों के मासेस से हम लोगों ने मोल्स फाइंड कर लिए, उनका कंपैरिजन कराया विद द प्रोडक्ट जिसके लिए हम लोग बेसिकली इंटरेस्टेड इन टू फाइंड द मोल्स और मास। हम लोगों ने उसके साथ जब उसका कंपैरिजन कराया, वी नो के लेफ़्ट साइड पे हम लोग नोन वैल्यू रखते हैं और राइट साइड पे हम लोग अननोन वैल्यू रखते हैं, और उस तरह से फिर हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिकल रिलेशन बनेगा, फर्स्ट थ्रू द इक्वेशन एंड देन थ्रू द एक्चुअल वैल्यूज गिवन इन द डेटा एंड देन व्हाट वी फाउंड बिफोर, ठीक है। एंड देन वहाँ से हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाल लेनी है, दैट्स इट। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। ओके, अब हमारे पास जो फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन था है बहुत आसान क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, बाकी सारा कुछ इजी है। उसके अंदर में मैग्नीशियम का मास बताया गया था 1.5 ग्राम्स, फिर सल्फर का मास बताया गया था वो भी 1.5 ग्राम्स था, दोनों का मास सेम था। MgS फाइंड करना था मास, ठीक है, एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑफ कोर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली, हमें मोल्स फाइंड करने हैं मैग्नीशियम के। कैसे फाइंड करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास गिवन था, मोलर मास हमें पता है 24 है, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे मैग्नीशियम के। फिर हम लोगों ने मोल्स फाइंड करने हैं सल्फर के फ्रॉम द सेम फिनोमिना। 1.5 डिवाइडेड बाय 32 हमारे पास मोल्स आ गए सल्फर के। अब हमें क्या करना है, हम लोगों का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, दोनों के मोल्स फाइंड कर लिए। अब हम लोगों ने दोनों के मोल्स का इस्तेमाल करते हुए स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन बनाना है ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट विद द प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, MgS, ठीक है। तो हम MgS के साथ दोनों का रिलेशन निकालेंगे सिंपली। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा एज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ये मैंने 1 मोल कैसे लिखा, थ्रू द इक्वेशन। हमें नज़र आ रहा है कि मैग्नीशियम हमारे पास 1 मोल है और साथ में कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ MgS, क्योंकि उसके साथ भी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू बनी नहीं। इन द सेम वे इसका मतलब ये बनता है कि 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल गिव 0.0625 मोल्स ऑफ MgS। वही वाली बात है कि 1 को 0.606 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर आएगा। इन द सेम वे 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ MgS, क्योंकि वो भी 1 मोल ही था सल्फर भी। दैट मीन्स कि 0.0469 मोल्स ऑफ सल्फर विल गिव 0.0469 मोल्स ऑफ MgS, क्योंकि 1 को 0.04 से आप मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू मेरे पास ये आई MgS की, एक वैल्यू मेरे पास ये आई MgS की। दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, जो कि सल्फर से आई है, तो इस वजह से सल्फर हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास MgS का क्या मास होगा, तो हम MgS का मास उन मोल्स से निकालेंगे जो कि सबसे कम आए थे। तो सबसे कम कौन से वाले मोल्स आए थे, जो कि सल्फर से आए थे, जो कि 0.0469 थे। उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे मोलर मास से, हमारे पास आंसर आ गया MgS के मास का। सिंपल, ये हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक थी। आई होप आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली पे चलते हैं। अगली वाली जो सेकंड क्वेश्चन था ना,
वो बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही था, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। वो बिल्कुल इसी तरह का, पर इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन इन इट यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल पिछली एग्जाम्पल जैसा ही है, क्योंकि उसके अंदर भी बिल्कुल सेम मैथ्स ही था। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी डिफरेंट, सॉरी ये असेसमेंट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर दोनों का मैथ्स डिफरेंट है। मास ऑफ AL 54 ग्राम्स है, मास ऑफ BR2 200 ग्राम्स है, AL BR3 का मास फाइंड करना है। हमारे पास फिर से इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर मोल्स की वैल्यूज़ भी डिफरेंट आ रही है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट। AL का के मोल्स फाइंड कर लेंगे सिंपली मैच डिवाइडेड बाय मोलर मास से, 2 मोल्स आंसर आ गया। BR2 का भी फाइंड कर लेंगे मैच डिवाइडेड बाय मोलर मास से, 1.25 मोल्स आंसर आ गया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अब सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप का फर्स्ट पार्ट क्या होता है कि स्टोकियोमेट्रिकल रिलेशन थ्रू द केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करना होता है। एज 2 मोल्स ऑफ AL प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ AL BR3, दोनों ने 2 ने आपस में कैंसिल कर दिया, इसका मतलब ये होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स कि 2 मोल्स ऑफ, अब देखें यहाँ से हमारे पास ये वाले भी तो 2 ही मोल्स आए थे ना, विल गिव 2 मोल्स ऑफ AL BR3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बोला है। देखिए जो 2 मोल्स ना पहले केमिकल इक्वेशन से, वो तो इसके भी 2 मोल्स से इसके भी 2 मोल्स से, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो पीछे कौन से वाले 2 मोल्स बचे जो कि हमारे पास हम लोगों ने अभी रिसेंटली फाइंड किए थे थ्रू द मोल्स का फार्मूला। तो सिंपली हमारे पास AL BR3 थ्रू AL 2 मोल्स के बराबर आ गया। अब अगर हम लोग इसको बिल्कुल ऑपोजिट वे में बात करें, अगर हम BR2 के लिए बात करें तो 3 मोल्स ऑफ BR2 विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ AL BR3। अब अगर मैं 1.25 मोल्स की बात करती हूँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 से 3 ने डिवाइड होना है, ऊपर एक और हमारे पास स्टेप भी बनता है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर उसको ज़रूर डिस्कस किया था कि एक और स्टेप बनता है जो कि होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ BR2 इज़ इक्वल्स टू 2/3 मोल्स ऑफ AL BR3। वो आप ना भी लिखो, सीधा इस पे आ जाओ तो भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 मोल्स ऑफ 1.25 मोल्स ऑफ BR2 इज़ इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1.25। ये क्या हुआ, बेसिकली जो पीछे से हमारे पास वैल्यू आ रही थी हम लोगों ने उसी वैल्यू का इस्तेमाल किया और आगे हम लोगों ने वैल्यू जनरेट कर ली, सिंपल, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, 0.8833 मोल्स ऑफ AL BR3 प्रोड्यूस्ड। अब आप मुझे बताएं दोनों में से वैल्यू किसकी कम आई है, 0.833 वाली वैल्यू कम है, जो कि किसने बनाई है, BR2 ने। तो लिमिटिंग रिएक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, BR2, सिंपली, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर था। अब आगे तो बड़ा आसान सा काम है, AL BR3 का मास फाइंड करना है मोल्स इनटू मोलर मास से। मोलर मास हम लोगों ने फाइंड कर लेना है थ्रू द मॉलिक्यूलर मासेस, एंड देन मोल्स जो है वो हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं, 0.833, आंसर आ जाएगा 222.14 ग्राम्स ऑफ AL BR3। दैट इज़ इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं इन केस ऑफ एनी लिमिटिंग रिएक्टेंट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड करना है मोल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स। दोनों के जब आप मोल्स फाइंड कर लोगे उसके बाद आप लोगों ने आ जाना स्टोकियोमेट्रिक रिलेशंस के ऊपर। स्टोकियोमेट्रिक रिलेशंस के लिए सबसे पहले आपने थ्योरेटिकल रीडिंग्स, थ्योरेटिकल इक्वेशंस से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसका इस्तेमाल करते हुए आपने फिर मल्टीप्लाई करा देना उसको एक्चुअल मोल से। एक्चुअल मोल्स कौन से हैं, जो कि आप लोगों ने फार्मूला से फाइंड किए थे। फाइंड आउट कर लेंगे दोनों जो रिएक्टेंट से अलग-अलग उनसे प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। दोनों प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं उनको कंपेयर करना है, जो सबसे कम होंगे उन मोल्स का इस्तेमाल करते हुए आपने मास फाइंड आउट कर लेना है। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन इन दिस वीडियो यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन अल्लाह हाफिज़।